सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त उठापटक अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों वाली अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कई नए नामों को भी एंट्री मिली है। तो कईयों की पुरानी सीट बदल दी गई है और दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच अब भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। देखिए, बिहार में सीटों के बंटवारे पर दावों और विवादों के बीच बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से, दानापुर से रामकृपाल यादव, गया टाउन से डॉक्टर प्रेम कुमार, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, सहरसा से आलोक रंजन झा, सीवान से मंगल पांडे को टिकट दिया गया है। बिहार इलेक्शंस पर आपका टेक क्या है? बिहार इलेक्शन और उसके बाद जितने भी इलेक्शन आ रहे हैं, मैं देखता हूं कि हमारा एनडीए का ताकत बढ़ते जा रहा है। तो युवाओं के जोश और वरिष्ठों के अनुभव दोनों का एक सामंजस्य इस पहली लिस्ट में है। देखिए, एनडीए में सभी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में हैं और किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। हम लोग पांचों साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, चल रहा है। आई थिंक इट विल गेट रिजॉल्व। हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है, होगा, लेकिन ये मेरा काम है, चूंकि मैं नेतृत्व में हूँ। हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूँगा और एनडीए के लिए जो भी हो सकेगा हम काम करेंगे। हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। सीट्स पर डिस्कशंस चल रहे हैं, मोटे तौर पर एक सहमति बन चुकी है। मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे में नाम आ जाएंगे। उधर वोटिंग से पहले एक बार फिर बुर्के का मुद्दा गर्म हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने बुर्के वाली महिलाओं की जांच का विरोध किया है। अगर चेकिंग होगी घूंघट पहने महिला का, उसकी आइडेंटिटी की चेकिंग होगी, तो फिर बुर्का पहने महिला की आइडेंटिटी की चेकिंग क्यों ना हो? देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी की भी पहचान धर्म के नाम पे नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग को बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहता है। ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। बिहार चुनाव के ऐलान के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ किया था, बिहार में वोटिंग के दौरान पर्दानशी महिलाओं की जांच के लिए आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। सीटों पर मची उठापटक के बीच बुर्का विवाद सियासत में आग में घी डालने का काम करेगा। लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उनके साथ कई अन्य लोगों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीते कुछ दिनों से उनके राजनीति में आने की खबरें थी, जिस पर आज मुहर लग गई है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी। कुछ बिहार के तमाम चर्चित चेहरे चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं और इस बिहार की सबसे चहेती लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी इस बार बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैथिली ने बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद मैथिली ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। चुनाव मैदान में बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने क्यों बीजेपी को ही चुना, इस बात का भी जिक्र किया और बताया वो पार्टी के साथ नेता बनने के लिए नहीं, समाज की सेवा करने के लिए जुड़ी हैं। पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। तो आपका नाम मैथिली है, आपको लग रहा है कि मिथिला जो है आपको दिल से एक्सेप्ट करेगा? मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में।
कोई सीट आपने सोचा है जहाँ से सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के, मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर पार्टी कहती है चुनाव लड़ने तो आप पार्टी का जो आदेश होगा मैं मानूंगी। गाने के सुरों को साधने वाली मैथिली राजनीति ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जनता उनकी राजनीति के गाने को पसंद करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जिस तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बवाल शुरू हुआ, करीब उसी पैटर्न पर केरल में भी विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले हिजाब पर हंगामा शुरू हो चुका है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कर्नाटक के बाद केरल में हिजाब विवाद की एंट्री 7 अक्टूबर को हुई, जहां 8वीं क्लास की एक छात्रा अचानक हिजाब पहनकर स्कूल पहुंच गई। स्कूल ने हिजाब को ड्रेस कोड के खिलाफ माना, क्लासरूम में एंट्री नहीं दी। स्कूल का दावा है कि वहां 30 साल से ड्रेस कोड का पालन हो रहा था, लेकिन अचानक 8 अक्टूबर को इसे तोड़ने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ छात्रा का परिवार उसे हिजाब में स्कूल भेजने पर अड़ गया। वहीं स्कूल में हिजाब पहनकर आने वाली छात्रा ने कहा कि टीचर उसे हिजाब पहनने नहीं दे रहे थे। टीचर्स ने उसे क्लास के गेट पर रोक लिया और हिजाब उतारने के लिए कहा। छात्रा के इसी आरोप के बाद हंगामा मच गया। आरोप है कि अगले दिन छात्रा के समर्थन में भीड़ स्कूल पहुंच गई और उसे हिजाब में एंट्री देने के लिए कहा। हिजाब समर्थकों के हंगामे को देखकर छात्र और टीचर्स डर गए, जिसके बाद स्कूल 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद स्कूल की ओर से मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें कहा गया कि स्कूल को यूनिफॉर्म नीति की वजह से धमकियां मिल रही हैं। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को उसकी जानकारी तक नहीं है। हालांकि ये वही पिनराई विजयन हैं जिन्हें कर्नाटक विवाद की तुरंत खबर मिल गई थी और तब उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनने से रोकना गलत है। ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ആ പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോൾ അത് നോക്കണം എന്താണെന്നത്. ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ആ പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോൾ അത് നോക്കണം എന്താണെന്നത്. केरल में अगले ही साल चुनाव हैं। केरल में हिजाब विवाद के पीछे इसलिए राजनीतिक साजिश का भी शक है, क्योंकि कुछ वक्त पहले केरल में मुस्लिम छात्राओं ने ईरान के नो हिजाब मूवमेंट का समर्थन किया था और ईरान की महिलाओं के समर्थन में हिजाब उतारकर प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा के जिस आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की सुसाइड को लेकर आज राहुल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की और ये आरोप लगाए कि दलित होने की वजह से एक आईपीएस अफसर को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। अब उस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, देखिए रिपोर्ट में। हरियाणा के जिस आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की सुसाइड को लेकर आज राहुल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की और ये आरोप लगाए कि दलित होने की वजह से एक आईपीएस अफसर को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। अब उस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। बड़ी खबर ये है कि इस मामले की जांच में शामिल एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली है। संदीप कुमार की डेड बॉडी उनके खेत में मिली और इसके साथ ही एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार और उनके गनमैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप कुमार ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई में वो अपनी आहुति दे रहे हैं। सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। जब नू देखा भाई तेरे पढ़ ली, तेरा पाप का घड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी। जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। संदीप कुमार ने सुसाइड नोट में कहा है कि वाई पूरन कुमार एक भ्रष्टाचारी पुलिस अफसर था, जिसने कई मामलों में करोड़ों की रिश्वत ली और जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक किया। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि जांच हुई तो उसके भ्रष्टाचारों का सच सामने आ जाएगा, तो उसने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18।